चलिए, अब हम करते हैं जैसा कि हमने नियम बनाया था। कुछ-कुछ ग्रामर के नियमों को भी हम साथ में समझते जाएँगे और भाव भी करते चले जाएँगे। आज हम करेंगे ग्रहों की टक्कर। ग्रहों की टक्कर को कैसे समझा जाएगा? तो नियम लिखें, हर ग्रह हर ग्रह अपने से 8वें भाव में बैठे हुए ग्रह को टक्कर मारता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, हर ग्रह अपने से 8वें भाव में बैठे हुए ग्रह को टक्कर मारता है। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि जी हमारे को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो बहुत सारी टक्कर लग गई है और किसी-किसी कुंडली में तो ये आएगा कि हर एक ग्रह टक्कर खा रहा है। लाल किताब इस टक्कर को बहुत गलत मानती है। जो भी ग्रह टक्कर खा रहा होता है, वो एक प्रकार से पीड़ित माना जाता है। यानी कि जो ग्रह टक्कर खा रहा है, उसके कारक चीजों में कमी आ जाती है। और सबसे ज्यादा जो खराब टक्कर मानी जाती है, वो मानी जाती है जब भी पहले भाव में कोई ग्रह बैठा हो। तो 8वें भाव में बैठे हुए ग्रह को टक्कर मारेगा। ये टक्कर काफी खराब मानी जाती है। दूसरी टक्कर महत्वपूर्ण जो टक्कर है, जो भी ग्रह 10वें भाव में बैठा हो, तो पंचम में बैठे हुए ग्रह को टक्कर मारेगा। 10वें भाव में जो ग्रह बैठ करके 5वें भाव में बैठे हुए ग्रह को जो टक्कर मारे, तो दोस्ती दुश्मनी भूल जाता है। अर्थात सबसे स्ट्रॉन्ग टक्कर मानी गई है। अब आपके सामने एक एग्जाम्पल मैं कुंडली आपसे पूछता हूं, जो आप देना कि कर्क लगन की कुंडली हो और मंगल 10म भाव में बैठा हो और गुरु ग्रह को बिठाओ 5वें भाव में। वैदिक के हिसाब से कैसा रहा और लाल किताब उसके बारे में क्या कहती है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि सबसे ज्यादा सटीकता किसमें आ रही है। गुरुजी वैदिक के हिसाब से तो मार्स यहाँ पे दिग्बली हो गया बहुत बढ़िया। और गुरु जो है वो पंचम में बैठा हुआ है हाँ हाँ और लाल किताब के हिसाब से मार्स जो है वो जुपिटर को टक्कर मार रहा है। हाँ। और जो टक्कर है वो यह कह गई है कि वो बर्बाद तक कर देता है, इतनी भारी टक्कर है। क्यों टक्कर है? 10म में बैठा हुआ ग्रह जो पंचम में बैठे हुए ग्रह को टक्कर मारेगा, वो पांव से टक्कर मारता है। जैसे किसी को आप लात मार देते ना, किसी को अगर आपने गिराना हो तो आप क्या करते हैं? लात मार देते हैं। कोई पीठ करके बैठा हो और पीछे से जाएंगे आप लात मार ताकि उसको जोर का झटका लगे। तो एक प्रकार से जोरदार टक्कर है। और जो फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ ग्रह जो होता है, जो अष्टम को टक्कर मारता है, वो सिर के बल मारता है। तो सिर के बल में तो एक चांस ये भी है कि आपके भी चोट लग सकती है। अगर हम किसी के सर मारेंगे, अगर उसका ऐसी जगह मार दिया जो पार्ट हार्ड है, तो उसके सर खुद पे को भी भी चोट लग लग सकती सकती है। है ना? तो वो भी एक चांस है। जरूरी नहीं कि हर बार सर मारने से हो जाएगा। तो वहां तो उसके भी चांस है। तो वहां पर रूल थोड़ा सा चेंज होगा। वहां पे देखा जाएगा कि कौन सा ग्रह किसको टक्कर मार रहा है। अब जिस ग्रह का हिसाब किताब मजबूत है, अब वो सर के बल टक्कर मारेगा, तो चलो वो दूसरे को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा देगा। पर जो कमजोर ग्रह है, वो कैसे टक्कर मार देगा? वो तो खुद फंस जाएगा बेचारा।
जैसे सपोज करो पहले भाव में आपने चंद्रमा बिठा दिया और 8वें में बिठा दिया आपने राहु को। अब मुझे ये बताओ, जब चंद्रमा राहु को टक्कर मारेगा तो पहली बात तो चंद्रमा को राहु बख्शता ही नहीं है। अब राहु को जब टक्कर मारेगा चंद्रमा तो नुकसान किसका है? चंद्रमा का। चंद्रमा का गुरुजी। यस यस, ये ध्यान रखना। अब इसका उल्टा ले लो, आप पहले भाव में मंगल को बिठा दो और मंगल को बिठा दिया और 8वें में शुक्र को बिठा दो। अब मंगल टक्कर मार रहा है शुक्र को, शुक्र चोट खाएगा कि नहीं खाएगा? खाएगा। शुक्र तो बहुत सॉफ्ट है ना, इसलिए हम मक्खन को शुक्र मानते हैं, खुशबू को शुक्र मानते हैं, एक महिला को हम शुक्र मानते हैं। और मंगल तो योद्धा है। अब योद्धा एक महिला से अगर फाइट करेगा, वो एक पहलवान आदमी अगर सिर भी मार देगा महिला को तो बेचारी महिला के लिए तो वो भी भारी पड़ जाएगा। तो यहाँ पर ये रूल जरूर याद रखें। बाकी सबके नियम सामान्य हैं। जो भी ग्रह अपने से 8वें बैठा हुआ है, जिस ग्रह से 8वां बैठा हुआ है वो उसको टक्कर मार रहा है, पर और टक्कर जो होंगी वो सॉफ्ट टक्कर मानी जाती है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टक्कर मानी जाएगी 10वें में बैठा हुआ ग्रह, जो 5वें में भाव में बैठे हुए ग्रह को जो टक्कर मारेगा वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानेगा। और याद करने के लिए बस ये समझ लो, पहला भाव सर है तो सर से टक्कर हो जाएगी है, और हमारी जो घुटने हैं, हमारे जो पाँव हैं वो 10वें भाव में आते हैं, तो एक प्रकार से वो टक्कर लात के गुरुजी जी दोनों सॉफ्ट प्लैनेट होंगे 10वें भाव में भी कोई सॉफ्ट प्लैनेट। बैठा हो। मैंने कहा दोस्ती दुश्मनी भूल जाएगा, सॉफ्ट से सॉफ्ट ग्रह भी मजबूत से मजबूत ग्रह को टक्कर मार देगा। अब मैंने उदाहरण क्या दिया, एक आदमी है जो तगड़ा है, स्ट्रांग है, और वो किसी दीवार पर खड़ा हुआ है किनारे के ऊपर और पीठ करके खड़ा हुआ है। अब अगर बच्चा भी उसको धक्का मार देगा तो वो जरा गिर जाएगा नीचे, गिरेगा कि नहीं गिरेगा? क्योंकि आमना सामना नहीं है, टक्कर मार पीछे से एक छोटा सा हल्की सी भी टक्कर मार देगा। यहां पर मैं उसी उदाहरण को रखता हूं, 10वें भाव में चंद्रमा बिठा दिया और राहु बिठा दो 5वें भाव में, तो यहाँ पर चंद्रमा भी जो टक्कर मार देगा तो राहु के लिए खराब हो जाएगा, राहु खराब हो जाएगा। और राहु जब 5वें में खराब करेगा तो फिर बच्चों को खराब करेगा, संतान को खराब करेगा, उसकी आदतों को खराब करेगा। ध्यान रहे, आदतें जो होती हैं वो 5म भाव से डेवलप होती है। 5वां भाव जब भी किसी भी व्यक्ति का डिस्टर्ब होगा तो उसकी आदतें भी डिस्टर्ब हो जाएंगी। केवल संतान का ही मामला नहीं है, आदतें भी वो उल्टी सीधी पाल के बैठ जाता है, फिर वो अपनी आदतों के कारण बड़ा परेशान रहता है। हाँ रत्ना जी, आप पूछिए। सर पहले से तो आपने 8वें को मारी तो 8वें से पहले को टक्कर लगी, लेकिन 10वें से आपने 5वें को मारी। हाँ, 5वें से 10वें को क्यों नहीं? मतलब दूसरे से जाता है ना, वो 6 हो जाएगा, 6 फिर से हो जाएगा ना। दूसरे से 8वां जाना चाहिए, 10वां जाना चाहिए ना। रत्ना जी आपने सुना ही नहीं, मैंने क्या कहा? मैंने कहा हर ग्रह अपने से 8वें को टक्कर मारेगा। अगर 5वें से 8वां देखना है तो वो कहाँ जाएगा? वो तो 12वें भाव में जाएगा ना जी। मैं तो सिर्फ एक बात बता रहा हूं कि 10वें में जो बैठा हुआ ग्रह है वो पांव से धक्का मारता है, पैर से टक्कर मारता है। ये टक्कर सबसे ज्यादा खतरनाक टक्कर मानी गई है। मतलब टक्करें तो सारी कोई भी अच्छी नहीं है, पर जो सबसे ज्यादा बुरी टक्कर मानी गई है वो 10वें में बैठे हुए ग्रह की मानी गई है, क्योंकि वो 5वें को मारेगा। अगर 5वें में कोई ग्रह नहीं बैठा तो टेंशन ही खत्म। हाँ, टेंशन ही खत्म। परंतु 5वें में अगर कोई ग्रह बैठा है और 10वें में भी कोई ग्रह बैठा है तो 10वां जो मारेगा टक्कर वो 5वें को बहुत ज्यादा डैमेज कर देगा। समझाने का मेरा मतलब ये है। जबकि पहले वाले में तो फिर भी चलो देखा जाएगा कौन स्ट्रांग है कौन कमजोर है। और जगहों में भी ये चीज का ध्यान रखना कि टक्कर जो है डैमेज करती है, पर कम मात्रा में डैमेज करती है, बहुत ज्यादा डैमेज नहीं करती। ज्यादा डैमेज होता है सिर्फ एक ही पार्ट, एक ही जगह। सर ग्रह का बल कैसे देखेंगे? सूर्य बलशाली कि केतु बलशाली?
या राहु बलशाली? सूर्य ने तो केतु को सिंपल मारी। है रचना जी, ये तो क्वेश्चन आपकी तरफ से तो आना ही नहीं चाहिए था। नहीं, पहली सूर्य चीज देखिएगा, दोस्ती दुश्मनी को भी समझिएगा, कौन सा करता ग्रह है। किस भाव में बाया हुआ है उसको समझिएगा। सो सिंपल है। जी जी। अगर गुरु को मैंने उदाहरण क्यों दिया, क्योंकि गुरु 5वें में अच्छा माना जाएगा, गुरु 9वें में अच्छा माना जाएगा, गुरु पहले में अच्छा माना जाएगा, वो अच्छी जगह पे बैठा हुआ, इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया आपको। पर सूर्य को केतु ने मारी तो किसको डैमेज? तो सूर्य को हुआ ना, मुद्दा ये ना किस भाव में बैठ करके मारा। पहले से 8वें। हाँ, 8वें में कौन बैठा है? केतु। और पहले हाँ में हाँ, तो बुध। बेचारे टक्कर मारेगा तो इससे नुकसान सूर्य को होगा। वैसे सूर्य बहुत बलशाली है, वैदिक के हिसाब से तो बहुत बलशाली है। हाँ, पर वो लाल। टक्कर किसको मार रहा है? हाँ जी। केतु को। मैंने आपको कोई अभी नियम चंद्रमा का बताया था। चंद्रमा ने जब राहु को टक्कर मारी थी, मैंने कहा चंद्रमा का नुकसान हो जाएगा। चंद्रमा। इसीलिए समझाने का तरीका, भाई वो सिर का उपयोग करेगा, और सिर में हमेशा चांस है कि आपको भी लगेगी, जो टक्कर मार रहा है उसको भी थोड़ी चोट लगेगी। तो इसलिए सूर्य स्पेशल को नियम ये मारा। बताए, बाकियों में ये नियम नहीं है, सिर और पैर वाला। तो गुरुजी यहाँ पे सिर्फ हम 2 रेमेडीज हाउसेस में किसकी ही ध्यान करेंगे? रखना है जी। यदि 10th में बैठ के इधर लग रही है या फर्स्ट में बैठ के 8th में लग रही है, तो जिसको टक्कर लग रही है हम उसकी रेमेडीज करेंगे। जो टक्कर खा रहा है वो उसी की रेमेडी करेंगे, जो जिसको सूर्य चोट से- लगे। एक सूर्य- नेट सेल में जिसको बेचारे को चोट लगी है, मल्लम जिसको पट्टी उसी की। चोट लग रही है। भाई जिसको चोट ही नहीं लगी उसकी मल्लम पट्टी करने से क्या फायदा? जो मार रहा है उसको और क्या बढ़ाएंगे? मतलब यदि कोई 10th में बैठा है और वो 5th को हिट कर रहा है, तो हमें 5th में बैठे प्लैनेट की रेमेडीज करनी है। यस फर्स्ट में बैठा है और 8th में है, तो जो जिसको सॉफ्ट है उसकी करनी है, क्योंकि यदि यस, राहु और मून जिसको कर रहा है चोट तो लगे, मून की हाँ। जिसको चोट लगे, और चोट लगेगी जी। तो लक्षण सामने आएंगे। ये भी ध्यान रखना, ऐसा कुछ नहीं होगा कि लक्षण नहीं आएंगे, लक्षण आएंगे। कब तो आएंगे लक्षणों सब के, लक्षण? अरे हमेशा जब भी, और वर्षफल में तो विशेष ध्यान रखना है। वर्षफल में विशेष ध्यान रखना है, इस टक्कर के कंसेप्ट को बिल्कुल भी भूलना नहीं है। सर सूर्य जैसे पिता हो गया, चंद्र माता हो गई, उसमें उनको भी कष्ट आएगा फिर? बिल्कुल, देखो किस किस को कष्ट आएगा मैं बताऊं। सबसे पहले रिश्तेदार को, अच्छा। फिर उस ग्रह से संबंधित व्यापार को। सबसे पहले रिश्तेदार को, फिर ग्रह से संबंधित व्यापार को, फिर आएगा शारीरिक तकलीफ खुद को। उस ग्रह से रिलेटेड, वो ग्रह शरीर के जिस भी अंग से रिलेटेड होगा, जिस बीमारी से रिलेटेड होगा, ये 3 चीज याद रखिए। इन तीनों में से कोई ना कोई लक्षण आपको जरूर मिलेगा ही मिलेगा टक्कर खाए हुए ग्रह का। या तो उसके रिश्तेदार पीड़ित मिलेंगे, या उससे संबंधित आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज मिलेगा, या आप अगर उस ग्रह से संबंधित काम कर रहे हैं तो उस काम में आपको दिक्कतें आएंगी, आपको चैलेंजेस आएंगे। तो ये सब सर वर्षफल में समझेंगे, हर साल के वर्ष फल वर्षफल, में भी समझना है, कुंडली में भी समझना है। कुंडली में भी। कुंडली में भी समझना है। जैसे आप लाल किताब से जब आप कैरियर को डिसाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, तो हमने वही देखना है कि जो अगर टक्कर बुरी तरह खाया हुआ ग्रह होगा, अगर उसका व्यापार करेंगे तो दिक्कत में आ जाएंगे, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको सफलता मिलने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, तो हम उसको छोड़ देंगे। हम सबसे जो उम्दा ग्रह होगा कुंडली का उसे छाटेंगे। सर जैसे जो किसी सबसे ग्रह उम्दा ग्रह कौन सा होगा? जो सोया हुआ नहीं हो, जो अच्छे भाव में बैठा हुआ हो, जो शुभ ग्रह के प्रभाव में हो, वो सबसे अच्छा ग्रह माना जाएगा। तो उससे संबंधित उस व्यक्ति को काम बताओगे तो उसको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। हाँ मंजीत जी। सर गुरुजी, ये जो दोस्ती दुश्मनी वाला कंसेप्ट है, ये टक्कर में अप्लाई नहीं होगा कहीं पर भी ना? अगर जो टक्कर मार रहा है और जिसको मार पड़ रही है टक्कर, वो अगर एक दूसरे के मित्र हैं तो भी टक्कर लगेगी। हाँ टक्कर मानी लगेगी। जाए। हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैंने चंद्रमा और गुरु का बेस्ट एग्जाम्पल दिया कि चंद्रमा जी गुरु बेस्ट प्लेनेट है, एक दूसरे को मतलब मदद करते हैं, मित्र हैं एक जी दूसरे जी के। उसके जी बावजूद भी चंद्रमा गुरु को बर्बाद कर देगा। या गुरु 10वें में बिठा लो, चंद्रमा 5वें में बिठा जी लो, जो भी आप बिठा लो, मतलब वो उसको 5वें में बैठे हुए को खराब कर देगा।
तो उसके अपनी कारक चीजों के नेगेटिव रिजल्ट आएंगे या रिजल्ट बहुत कम मात्रा में मिलेंगे। जैसे पंचम राइट भाव में गुरुजी। बैठा हुआ बृहस्पति यहाँ पर ओवर्शन कराने लग जाएगा या संतान को मारना शुरू कर देता है। तो इसलिए मैंने ये चीज बताया, गुरु के रिजल्ट्स अच्छा। मिलने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आनी लग जाएंगी, उसका व्यापार नहीं टिकेगा, उसका कामकाज नहीं टिकेगा। जी जी। आप प्रताप जी। सर जैसे आपने कहा कि वैदिक में, तो अब कर्क लगन में अगर मंगल 10th हाउस में है और गुरु पंचम भाव में, ये तो बड़ा सुपर राजयोग बताया गया। हाँ जी, तो फाइनली राजयोग नहीं, राजयोग तो जब बनेंगे जब मिलेंगे आपस में। पर ये आप कहें ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। नहीं, मिल इसलिए भी रहे हैं क्योंकि मंगल की दृष्टि पड़ रही है गुरु पे। इसे राजयोग नहीं बनेगा। ठीक है, तो लेकिन फाइनली अब इसको क्या समझेंगे कि अच्छा प्लेसमेंट हुआ या खराब प्लेसमेंट नहीं, हुआ? मैंने यही चीज समझाने की कोशिश करी है। ऐसा जी। नहीं है कि इसको वैदिक के थ्रू नहीं पता लगाया जा सकता, लगाया जा सकता है, पर उसमें हमें नवमांशा का सहारा लेना पड़े। अच्छा, और नवमांशा 100% दिखाएगा कि इसमें गुरु पीड़ित है। ठीक है। वो पता चलेगा पर नवमांशा से, पर लगन से नहीं पता चलेगा। लगन में हम कंफ्यूज हो सकते हैं D1 चार्ट में। ठीक है। लाल किताब उसको वहीं के वहीं क्लियर आउट कर दी। लाल जी। किताब तो नवमांशा की बात ही नहीं कर रही है ना, वो तो हर वो है ना, फैसला कहते हैं एट द स्पॉट फैसला, तो वो तो यहाँ पर एट द स्पॉट फैसला कर रही ठीक है। है ना। उसने कंफ्यूजन छोड़ा ही नहीं, जी। किसी बात को लेकर के कंफ्यूजन है ही नहीं। पर कहने का मतलब है कर्क लगन में हम कंफ्यूज हो सकते हैं इस बात को लेके कि भाग्य का अधिपति गुरु अपने से नवम में बैठ करके पंचम भाव में बैठ के बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब उसका भाग्य बहुत अच्छा है, उसका पिता बहुत अच्छा है, उसका कामकाज बहुत अच्छा है, उसको संतान का सुख क्योंकि गुरु बहुत अच्छा बना दिया हम लोगों ने। जी। अब यहाँ पर वो व्यक्ति है जब कुंडली लेकर के आएगा तो यहाँ पर सीन उल्टा मिलेगा। वो कहेगा जी मेरा बाप तो क्लर्क है। आप कहें यार ये क्या हो गया, बाप का तो स्टेटस कमजोर कैसे हो गया, पिता का स्टेटस कमजोर यहाँ पे कैसा हो गया, नहीं होना चाहिए। गुरु बहुत अच्छा है। वो ये भी कह सकता है मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, या मैंने टुकड़ों में पढ़ाई पढ़ी है, रुक रुक के पढ़ाई पढ़ी है। तो वो सीन फिर आप लोगों को वहां समझने में मुश्किल हो जाएगी, यार ये पढ़ाई का कारक ग्रह है और ये बहुत अच्छा भी बैठा हुआ है, वेल प्लेस्ड भी है और दिक्कत भी आ रही है। और एक तरफ आप ये भी कह देंगे कि मंगल ने तो कुलदीपक योग बना दिया और यहाँ तो पंच महापुरुष राजयोग भी बन गया मंगल की वजह से, तो यार ये तो आदमी बहुत ऊंचा जाएगा। पर कर्क लगन का भाग्य का ग्रह ही अगर पिट गया तो उसका लक कब साथ देगा। वो राजयोग तो जब फलित होगा ना जब उसका भाग्य साथ दे, भाग्य तो साथ ही नहीं दे रहा। और वो भाग्य अपॉर्चुनिटी भी है 9th हाउस, उसको मौका मिलेगा जब ही तो वो दसम मंगल के रिजल्ट दिखाएगा ना। 10वां का मंगल कर क्या रहा है, उसको एनर्जी दे रहा है बहुत ज्यादा काम करने की, और ऊपर से वो आपके और सिर चिप जाएगा कि साहब मैं तो बहुत मेहनती आदमी हूँ, और सारे कहेंगे हाँ बहुत मेहनती है यार ये आदमी। अब आप क्या करेंगे, अब तो और टेंशन हो गई कि यार मेहनती भी पूरा है, यानी मंगल पूरे रिजल्ट दिखा रहा है और गुरु से रिलेटेड लक्षण मैच नहीं कर रहा है। तो फिर हमें नवमांशा में तो वो चीज फाइंड आउट हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो वैदिक के थ्रू नहीं पता लगेगा, बिल्कुल पता लगेगा, पर वहां फिर आपको नवमांश के रूल्स को प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा, तो वो चीज फाइंड आउट हो जाएगी। परंतु लाल किताब में वहीं की वहीं हमें पता चल गया कि यार ये तो गुरु यहाँ पे खराब हो गया, इसे आप रद्दी भी कह सकते हैं, रद्दी हो गया या बर्बाद हो गया। तो हमें यहाँ पर गुरु को फिर डेवलप करना, गुरु को बहुत स्ट्रांग बनाने की जरूरत पड़ जाएगी, गुरु की रेमेडी करने की जरूरत पड़ जाएगी। अक्सर जो लोग बहुत बिगिनर स्टेज के अंदर कुंडलियां देखना शुरू कर देते हैं, ये अपने क्लाइंट के साथ बड़ा दुराचार करते हैं बिना एक्सपीरियंस के, क्योंकि उनको कंफ्यूजन में वो गुरु की रेमेडी तो कराएंगे नहीं, उनकी नजर में तो बहुत अच्छा है गुरु। अब वो लड़की की कुंडली है तो वो कहेगी मेरी शादी नहीं हो रही है, और समस्या खड़ी हो गई है। अच्छा संतान नहीं हो रही इस बात में तो सेट कर देंगे जी मंगल की दृष्टि इसलिए संतान नहीं हो रही, पर जबकि ये गलत नियम है, ऐसा नहीं होगा।
तो वहां तो चलो वो सेट कर लेंगे, परंतु जब शादी नहीं हो रही होगी या मैरिज में प्रॉब्लम आ रही होगी, मैरिज के बाद दिक्कतें आ रही होंगी, तो उनको समझ में नहीं आएगा। हाँ, फिर वो ये तो कह देंगे हाँ हाँ कर्क लगन है इसलिए मैरिज में दिक्कत आ रही है, पर ये गलत लॉजिक है। वहां पर उसका कारक पिट गया उस महिला के मतलब कुंडली में जो मैरिज का, इसलिए रियल चैलेंज आ रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि लाल किताब जो आपकी सीखी हुई है, यह आपको वैदिक में बहुत हेल्प करेगी, बहुत जल्दी फास्ट डिसीजन लेने में। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप वैदिक से नहीं देख सकते, वैदिक से भी आप बहुत अच्छे से देख सकते। सर इसी में एक दूसरा प्लेसमेंट, अगर हम लोग राहु को 3rd हाउस में रखते हैं, ठीक है, राहु मंगल को टक्कर मार रहा है, हाँ ये टक्कर वो मारेगा टक्कर। राहु स्ट्रांग है, मंगल को हाँ कहीं नहीं स्ट्रॉन्ग, वो कैसा भी वो टक्कर मारेगा, 8वीं टक्कर मानी जाएगी, देखो पूरी जगह मानी जाएगी। टक्कर मानी जाएगी, हाँ मानी जाएगी, पर मंगल जो है स्ट्रॉन्ग होने की वजह से भी राहु को थोड़ा झेलता है, पर ये नहीं कहेंगे कि मंगल का नुकसान नहीं होगा, मंगल का नुकसान होगा, ये मान के चलना है आपने। तो जैसे कि मंगल, ये कर्क लगन ही ले लेते हैं, अगर मंगल दशम में बैठा है तो नियम से तो ये होना चाहिए इस आदमी के पास प्रॉपर्टी बहुत होनी चाहिए, ठीक है, एसेट्स बहुत होने चाहिए, ये अपने काम में बहुत सक्सेसफुल होना चाहिए, नामी ग्रामी होना चाहिए आदमी, नेम फेम बहुत अच्छा होना चाहिए। पर राहु की टक्कर लगने से उन चीजों में कमी आ सकती है। वो ये कह सकता है यार सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है, नौकरी भी ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, पर यार मैं जितना डिजर्व करता हूं ना उतना मुझे नहीं मिलता, मेरे साथ कोई ना कोई खर्चा हो जाता है, मेरे साथ जो है जब भी फाइनल स्टेज की बात आती है मेरे व्यवधान आ जाता है। और व्यवधान किसका आता है? राहु का। अब राहु का व्यवधान क्या है कि चीज 95% 99% ओके हो गई है, काम होना है और एट ए टाइम पे ट्विस्ट हो गया है। जिस अफसर ने काम करना था फाइल पे, जिस अफसर ने आपको वादा किया था मैं इस फाइल को पास कर दूंगा, जिस दिन उसने कहा वीरवार के दिन आ जाना मैं साइन मार दूंगा, आप जैसे ही वीरवार वाले दिन जाते हो पता चला अफसर की तो बुधवार की रात को ट्रांसफर हो गई, अब वो साइन ही नहीं कर सकता। ये जो ट्विस्ट ऐसे होते हैं, ये राहु के ट्विस्ट होते हैं। तो बंदा कहेगा सब कुछ तैयार पड़ा था, सारा काम हुआ पड़ा था, पर लास्ट के अंदर मेरे साथ ये हो गया। ये टक्कर मतलब ऐसी टक्कर होती है, पर छोटी टक्कर मानी जाती है इनको, छोटी टक्कर, पर हाँ नुकसान होता है। सर ऐसे ही जैसे अगर राहु 3rd में बताया सर ने भी, और अगर ऐसे ही सूर्य होगा तो फिर सरकारी कामों में दिक्कत आएगी, इससे ऐसे ही रिलेट करेंगे ना? हाँ बिल्कुल, मैंने कहा ना अभी आपको बताया, ग्रह 3 चीजों में करेगा, अपने रिश्तेदार यानी सूर्य का रिश्तेदार कौन हुआ? बाप, अपना काम और अपना हेल्थ, 3 जगह ये डेंट मारेगा। तो सरकार ही है तो सरकार से रिलेटेड दिक्कत आएगी, गवर्नमेंट से रिलेटेड दिक्कत आएगी। और सर अगर 2 ग्रह एक साथ बैठे होंगे तो वो दोनों मिलके टक्कर मारेंगे 8वें घर में? हाँ, जो भी 2 बैठे हो 3 बैठे हो ये ध्यान रखना, वो फिर 3 बैठे तो तीनों मिलके टक्कर मारेंगे, उस बेचारे की शामत आ जाएगी। तो सर फिर जो टक्कर खा रहा है उस घर से रिलेटेड उसके उपाय करेंगे फिर? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल भाई, तो सिंपल सा नहीं नियम है, समान मैंने एक ही चीज से बता दिया, जिसके चोट लगी है मल्लम पट्टी उसी की होगी, गुरुजी एक और दवा उसी को क्वेश्चन दोगे। हाँ शिवांगी जी। गुरुजी 10th हाउस में यदि आपने अभी बताया मून बैठा हुआ है और 5th हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है, जो अभी आपने एग्जाम्पल दिया था, तो मून दोनों एक ही चंद्रमा ग्रह, को मून और चंद्रमा एक ही होते हैं। सॉरी जुपिटर बैठा हुआ है, जुपिटर आपने बताया था कि हाँ। तो मून यदि जुपिटर को टक्कर मारेगा तो लात से चक्कर मारेगा, इसमें पीछे से मतलब कितना भी वो स्ट्रांग हो पर उसको प्रॉब्लम आनी ही आनी है। यहाँ और यारी यदि दुश्मनी भूल जाओ, इस केस में 10th भाव में बैठा हुआ ग्रह ना यार देखेगा ना दुश्मन देखेगा, कोई हो उसे खराब कर देगा, सीधा तो टक्कर। यहाँ पर हम जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करेंगे, जुपिटर की रेमेडीज करेंगे यहाँ पर। यदि केतु बैठा होगा तो केतु की रेमेडीज करेंगे, जो भी प्लैनेट बैठा होगा। कोई बैठा हो उसी को वो खराब कर देगा। और गुरुजी केतु को कैसे खराब करेगा? केतु जैसे मून यदि केतु को टक्कर केतु मारा की है चिंता 5वें में, कारक है, आप भूल जाते हो बार बार। सिंपल है, लाल किताब में केतु क्या चीज है, मैंने कहा आपकी अपनी औलाद। औलाद कहा नहीं मान रही है, उसमें गुरु जिम्मेवार है। केतु जिम्मेवार होता है संतान की बढ़ोतरी के लिए, तरक्की के लिए, उन्नति के लिए। जैसे कुछ लोगों की संतान जो है कैरियर में स्टेबल नहीं हो पाती है, कैरियर नहीं बना पाती है, कैरियर में उनको बहुत व्यवधान आ रहे होते हैं।
इसका मतलब केतु गड़बड़ है। दूसरी जगह केतु क्या है, आपके घुटनों से नीचे शरीर का जो पार्ट है, अगर आपके घुटनों से नीचे वाले पाँव में दिक्कतें आती हैं, दर्द की शिकायत रहती है, तो आपका केतु खराब है। अगर कुत्ते का अटैक, डॉग्स आपके ऊपर ज्यादा अटैक करते हैं, तो ये केतु का इफेक्ट है। ऑपरेशंस बार बार हो रहे हैं, तो केतु का इफेक्ट है। पेट में बार बार ऑपरेशन करने की, पेट की दिक्कतें आ रही हैं, तो भी आपका इसका इफेक्ट है। हर्निया की प्रॉब्लम आ रही है, तो भी केतु का इम्पैक्ट है। तो ये सब चीजें, ऐसा मत सोचिए कि केतु है तो आप एकदम सुनने मत हो जाइए कि केतु से क्या देखेंगे। केतु आपकी धर्म की पताका है। केतु अगर पीड़ित होगा तो आप धर्म कर्म से हट जाएंगे, आपका अपने धर्म में विश्वास नहीं रहेगा, आप बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करेंगे। ये कौन लोग हैं जो धर्म छोड़ करके दूसरे धर्मों में चले जाते हैं या दूसरे धर्मों की ज्यादा आदर भाव के चक्कर में पड़ जाते हैं? वही हैं जिनका केतु कमजोर है। जिनका केतु स्ट्रांग होता है, वो लोग कभी भी धर्म परिवर्तन नहीं करते, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो धर्म की पताका है। देखिए, सिखों में जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी थे, और भी कई गुरु हैं, आप उनकी कहानी पढ़ के देखिए, उनकी क्या लड़ाई थी मुसलमानों से। सिर्फ एक ही तो बात थी, मुसलमान चाहते थे कि वो अपना धर्म परिवर्तन कर दें। जिसने धर्म परिवर्तन कर दिया उसको मारा नहीं, और जिसने धर्म परिवर्तन नहीं करा उनको खत्म कर दिया, उनको छोड़ा नहीं। जो गुरुओं के बच्चे थे उनको दीवारों में चिनवाया, उनके ऊपर अत्याचार किए। वो कहानी क्या थी? सिर्फ एक ही बात तो थी कि धर्म परिवर्तन कर लो। यानी इन लोगों के केतु बहुत स्ट्रांग थे, इन्होंने मरना मंजूर किया परंतु अपने धर्म का परिवर्तन नहीं किया, मौत के भय से धर्म में परिवर्तित नहीं हुए। तो आप इसको कुंडली से भी समझ सकते सर अच्छा, इसीलिए सर जो मुसलमानों की जो वो होती है ना सर, वो दरगाह, उस पे सिख लोग भी दिखते हैं सर। सिख लोग दिखते हैं वहां पे सर, सिख। ये बात अपन नहीं करेंगे, ये सिख दिखे ना दिखे, अपने को उस चीज से कोई मतलब नहीं है ना। कोई कहीं जाए, हिंदू जाए, मुसलमान जाए, कोई कहीं जाए, सब फ्री है ना, ये उनका है। पर लाल किताब दरगाह पर जाना बहुत बुरा मानती है, ये मैं आपको क्लियर करूं। एक आगे योग आएगा, ये समझ लीजिए कि क्योंकि अपने यहाँ पर जो कब्रों की पूजा करना बहुत खराब माना गया है। लाल किताब में कहा गया है, ये जो लोग कब्रों की पूजा करते हैं उनके पीछे भूत प्रेत लग जाते हैं, यानी कि राहु का नेगेटिव असर जो है पड़ जाता है। क्योंकि मरे हुए लोग को हम अष्टम भाव से देखते हैं ना, और भूत प्रेत भी हम वहीं से देखते हैं। अब जो मरे, और ये तो गीता में भी है, अगर आप मुर्दों को पूजोगे, मुर्दों की पूजा करोगे, तो आपकी भी अगली योनि मुर्दा, मतलब वही जानी है, भूत प्रेत योनि में जाओगे आप गीता को भी पढ़िए तो उसमें भी स्पष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, और लाल किताब तो इसमें मानती है। तो सर हम पितरों की पूजा करते हैं, फिर वो पितर भी तो उसी में आते हैं। पितर दिखाई देते हैं आपको सामने पड़े हुए? कोई दिखाई देता है? कोई चद्दर पे ओढ़े हुए कोई कुछ होता है, दिखाई देता है आपको? नहीं। आपकी जो पितरों की पूजा होती है, पहली बात तो साल में एक बार आप करते हो, स्पेशल तिथि पर करते हो, उन्हें याद करते हो, और उनकी याद में क्या करते हो आप दान करते हो, पुण्य करते हो, सूरज को जल देते हो, गंगा जी में उनके निमित्त पिंड दान करते हो। सामने बिठा के कोई तस्वीर नहीं बनाई जाती। देखो कमाल क्या, मैं ब्राह्मण हूँ, कर्म कांड को जानता हूँ, मैं हर कर्म कांड की विधि को समझता हूँ, और पितृ शांति भी हम लोग कराते हैं, पिंडदान भी हम करवाते हैं, सारा काम करवाते हैं। कहीं पर भी जब पितृ शांति करवाई जाती है, पितरों की कोई मूर्ति नहीं रखी जाती, कोई तस्वीर नहीं रखी जाती, कोई प्रतीक नहीं रखा जाता। समझो, हमारी जो पूजा है वो मानसिक पूजा है। और कहा क्या गया, मुर्दों की पूजा। इसलिए हमारे यहाँ कोई व्यक्ति डेथ कर जाए, अगर सूरज अस्त ना हुआ हो तो तुरंत कहते हैं कि अभी की अभी इसको शमशान घाट ले जाओ और इसको डिस्पोज ऑफ करो, मतलब इसको दाह संस्कार करो। क्यों नहीं कर रहे? यानी कि मुर्दे को हमारे यहाँ अच्छा नहीं माना जा रहा, उसको संभाल के रखना नहीं माना।
कोई संभाल के जब ही रखता है जब कोई मजबूरी हो जाती है। संभाल के अभी 1 दिन 2 दिन 3 दिन, वो मजबूरी। इवन यहाँ पर शरीर को बनाए रखना अच्छा नहीं माना जाता हम हिंदुओं के अंदर, उसकी मान्यता ये है, क्योंकि वो धीरे धीरे सड़ना शुरू होगा और इसका मतलब आप उस व्यक्ति के को एक प्रकार से गलत कर रहे हैं उसके साथ, तो वो चीज अच्छी नहीं मानते ना। चलिए, सर मेरा लास्ट क्वेश्चन। बताने का तरीका सिंपल ये था, जो लोग दरगाह पर जाकर के इस तरीके से या किसी कब्र पर जाकर के इस तरीके की वो जो चीजें करते हैं, वो वही लोग करते हैं जिनका केतु खराब होगा। ध्यान रखिएगा, और चाहे वो किसी भी कौम का आदमी, केतु खराब होगा। दूसरा, मंगल और चंद्र की खराबी के बगैर ये काम नहीं होगा। 3 ग्रह उस व्यक्ति के आपको खराब होगा। सर सुषमा जी, औरों को भी क्वेश्चन पूछो, 1 मिनट औरों को नंबर आने दो, आप लगातार मत पूछो, नहीं फिर बहुत लोग रह जाएंगे। हाँ गायत्री जी। सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे अभी आपने बताया कि अगर 10वें में चंद्र है और 5वें में जुपिटर है तो वो अबॉर्शन की स्थिति बनाता है, अभी आपने बोला। बना सकता गायत्री जी। आपने ऐसा बोला कि वो संतान के सुख में कमी करता है। हाँ, गुरु संतान का कारक। हाँ, गुरु संतान का कारक है। तो अगर किसी, जैसे मेरे हस्बैंड के है, मैं ये योग मेरे हस्बैंड के उस पे है, तो मेरे मिसकैरेजेस भी है, तो ये ऐसा भी हो सकता है? हाँ, वही मिसकैरेजेस मैंने कहा ना। हाँ जी सर, मैंने भी मिसकैरेज ही कहा। तो ये मैंने कहा हाँ, हो तो जो सकता गुरु होता है, है, गुरु संतान का कारक है। जी सर। सर ये अगर बुजुर्गों की फोटो सुनिए, गायत्री जी बहुत अच्छी बात आपको बता रही हैं, आज के टॉपिक से रिलेटेड है। मैं आप लोगों के लिए दोबारा से गायत्री जी से बात करता हूँ। गायत्री जी, आप अपने परिवार की एक कुंडली बता रहे हैं, उसमें 10वें भाव में कौन बैठा है? 10वें भाव में है सर, 10वें भाव में बैठे हैं, मून बैठा है 10वें भाव में, 10वें और भाव में जुपिटर है मून बैठा 5वें है। भाव में, 5वें में जुपिटर है। अब तो ये अभी कह आपने रहे हैं, अभी ये कह रहे हैं, आज का हमने एग्जाम्पल कुंडली भी यही ली थी, ये इत्तेफाकन ली थी। जी मुझे नहीं पता गायत्री जी के परिवार में ये है, इसलिए फिर भी हमने जी ली सर, थी इत्तेफाकन। तो जी चंद्रमा गुरु को टक्कर मार रहा है, तो गुरु को खराब करने का काम कर रहा है। तो इन्होंने कहा है कि हाँ, मेरे भी मिसकैरेजेस हुई थी, तो यही बात आज हम क्लास में बता रहे हैं आप लोगों को। बस जी सर, गायत्री जी, यही क्वेश्चन था। यही क्वेश्चन था मेरा कि मेरे हस्बैंड की कुंडली में ये है, तो मेरे मिसकैरेजेस हैं। हाँ, वो तो देखिए, अब लड़के की कुंडली में होगा मिसकैरेज, उसका जी तो होगा नहीं, हाँ, पर नहीं संतान नहीं का तो ठीक है सर, नुकसान उसी का होगा हाँ भाई, उसकी सर, भी तो संतान का मेरा नुकसान यही हुआ ना। पॉइंट है। हाँ मेरा हाँ, यही यस पॉइंट यस, है। संतान का नुकसान। देखिए, पंचम भाव अगर लड़की की कुंडली है तो गर्भ क्षेत्र हो जाएगा, जी सर, लड़का है तो उसकी संतान हो जाएगा। ठीक है सर। और सर एक क्वेश्चन ये है कि जैसे पहले भाव में राहु बैठा है और 8वें में मून बैठा है, तो आपने हाँ बोला कि वो उसको हाँ, नहीं सर से मून टक्कर डैमेज, मारेगा। मून को डैमेज हो जाएगा क्योंकि मून बहुत कमजोर है। जी सर, तो इस 8वें में केस में वैसे भी रेमेडी, वैदिक के हिसाब से वो मरणासन है जी। 8वें भाव में मून मरणासन भी है वैदिक के हिसाब से भी, तो 8वें का मून वैसे ही बहुत कमजोर है। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, यहाँ पर भी इसको डैमेज ही लगेगा, क्योंकि जी राहु सर, अगर तो मारेगा तो डैमेज मारेगा, तो चंद्रमा तो कमजोर होगा ही होगा। ठीक है सर, तो मून की ही रेमेडी करी जाए यहाँ पर। हाँ, मून की। यू, मैं सर। थोड़ा एक चीज पूछना चाह रही थी सर, जैसे पहले भाव में। एक मिनट कविता जी, मैं सबके पास आऊंगा जब रिपीट हो गए। अभी ज्योति जी बची हुई है। हाँ ज्योति जी, नहीं ऐसा हो जाएगा ना, स्टूडेंट कहेंगे हमारा तो नंबर ही नहीं आता, 2 ही लोग पूछते रहते हैं। सर मैं ये पूछ रही थी, जैसे आपने हमें पहले सिखाया किसी भी ग्रह का बल देखना कि वो कमजोर है या बलवान है, तो सर टक्कर मारने में क्या ये बल का भी इस तरीके से देखेंगे कि कितना बलवान है तो कितनी टक्कर लगी है, या कमजोर है तो कम टक्कर हाँ, लगी है? वो तो है ही है ज्योति जी। देखो, तो मतलब कॉमन बात है कि अब अगर कोई बड़ी हैवी गाड़ी, ट्रक अगर रिक्शा को टक्कर मारेगा तो रिक्शा तो बेचारी उड़ जाएगी, पर रिक्शा की टक्कर अगर स्कूटर से लगेगी तो डेफिनेटली रिक्शा उड़ेगी नहीं। हाँ, हो सकता है उसका बेचारे का पहिया उड़ जाए
या छोटा मोटा नुकसान हो जाए या रिक्शा पलट जाए तो वो रिक्शा उड़ नहीं जाएगी। अगर टक्कर मारेगा ट्रक तो हो सके वो उड़ाई देख पर कच्चे उड़ा तो बेचारे का टायर टूर भी ना मिले, तो ये भी हो सकता है। तो वो तो सर, हमेशा नहीं। जी सर, और दसम भाव में शुक्र बैठे हैं, पंचम में हाँ। राहु, तो राहु को तो टक्कर राहु हाँ यस यस, तो राहु खराब हो जाएगा। तो सर यहाँ पे एजुकेशन में भी प्रॉब्लम होगी फिर, अगर राहु से रिलेटेड एजुकेशन है वो बंदा हाँ। करना है तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वैसे डिस्टर्ब हो जाएगा। और वैसे भी मैंने कहा 5वें भाव से राहु आदतें डेवलप होती है, तो काम को शुरू करके बहुत जल्दी छोड़ भी देगा, नए नए काम पकड़ेगा, नए नए छोड़ देगा, फिर थोड़ा समय तक लगा रहेगा, बहुत बुरी तरीके से लगेगा जब भी काम करने लगेगा, और ऐसा लगेगा कि बस इस काम में तो सफल होगा ही होगा, परंतु एकदम छोड़ देगा, फिर इंटरेस्ट लूज कर जाएगा। करना चाहिए। राहु का इलाज करना चाहिए ना ज्योति जी। सर जैसे सर कोई चीज का सारे मत बोलिए, अपने आप को म्यूट रखें ताकि हम एक दूसरे को सुन सकें। इस सुनने से भी कई बार समस्या हल हो जाती है। जी हाँ सर। सर मैं राहु की रेमेडीज का पूछी थी, इसमें राहु की क्या रेमेडीज करनी चाहिए? आज ज्योति जी रेमेडीज बहुत है, हमारा रेमेडी वाला वीडियो देखिएगा एस्ट्रो पाठशाला पे, बेस्ट रेमेडीज ऑफ राहु, उसमें बहुत सारी हैं, वो जरूर देखिएगा। हाँ अमर जी। हाँ गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। गुरु जी एक मुझे क्वेश्चन अभी आ रहा है, जैसे आपने दरगाह के बारे में बोला कि ये विजिट नहीं करना चाहिए, पहले भी आप बोले थे। अभी हाल ही में एक थोड़ा एक काफी इसमें वितर्क भी हुआ था, और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को भी कोई जजमेंट निकला रहा है। जैसे हम लोग काफी लोग शिरडी के साईं बाबा के मानते हैं, तो इसी को हम लोग तो जैसे हमारे गुरु और जो पूर्वज है उनका भी फोटो नहीं रखना चाहिए, विश्वास अलग का बात है, लेकिन वो हमारा धर्म का नहीं है। महामंडलेश्वर वगैरह भी उनका भी मैंने देखा है, तो उनको हम लोग घर पे रखना चाहिए, ये मतलब पूजा स्थान में या नहीं? देखिए पहली बात तो जो तस्वीर लगाना है, तस्वीर लगाना, मूर्ति पूजा करना, ये हिंदुओं में मान्य है, तो उसके ऊपर कोई भी विवाद का विषय नहीं है। दूसरी बात, जहां तक साईं बाबा को लेकर के है, तो मेरा अपना ये मानना है, ये अपनी अपनी मान्यताएं हैं। जो हमारा मना है वो कब्र की पूजा मना है ना। अगर कोई तस्वीर लगा करके कोई नमस्कार करता है साईं बाबा को और उसकी आस्था है तो करे, कोई दिक्कत नहीं है ना। और दूसरी बात, गुरु की मूर्ति लगाना, गुरु की फोटो लगाना हमारे यहाँ नियम है, ये लगाए सकते हैं, और हर आदमी अपने गुरु की तस्वीर लगा करके उसकी पूजा भी करता है। इसलिए हमारे यहाँ चरण पादुका पूजा होती है, चरण पादुका पूजन के मंत्र दिए हुए हैं, गुरु पूजन का मंत्र दिया हुआ है। अगर किसी को गुरु गीता पढ़ने का समय मिले तो जरूर पढ़िएगा, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हाँ लीना जी। सर मैं ये पूछ रही थी, जैसे केतु अगर हमारा 3rd हाउस में है और 10th हाउस में हमारा वीनस है, तो केतु वीनस को टक्कर मारेगा, और इसमें मतलब केतु और जैसे वीनस है तो ये वीनस को हार्म पहुंचाएगा, और वीनस मतलब को उसके हार्म काम पहुंचाएगा, डिपेंड्स ऑन। अगर ये लड़के की कुंडली है तो उसकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, उसकी वाइफ का मामला गड़बड़ा जाएगा, और ये अच्छा नियम नहीं है। अगर वो लड़की है तो उसका शुक्र डिस्टर्ब होने का मतलब है कि वो हैप्पी नहीं रह पाएगी, अपने रिलेशनशिप से खुश नहीं रह पाएगी। ठीक है, और ये वर्षफल में भी मतलब सेम ही कॉन्सेप्ट? वर्षफल में तो मानना ही मानना है लीना जी, ये कंसेप्ट जो है समझाया इसलिए कि वर्षफल में तो देखना है। मैं हाथ की हाथ इसलिए समझाता जा रहा हूँ कि आपको नियम भी लगाने साथ में आ जाए, इसलिए मैंने दृष्टियां सिखाई हैं आप लोगों को, ताकि हम बातचीत कर रहे हैं तो वो जो आपको कुंडली भी साथ में देखना आ रहा है, वो नियम भी साथ में आ। जैसे आपके सामने अभी अभी गायत्री जी ने सामने आकर के बताया कि ये बात बिल्कुल सत्य है, जो आज टक्कर का कंसेप्ट बताया। यही प्रताप से जब मेरी बात चल रही थी तो वही बात मैं समझाने की कोशिश की थी कि भाई देखो, गुरु बहुत अच्छा है पंचम में बैठ करके, और चंद्रमा और गुरु का हम वैदिक में आपस में कहीं संबंध नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते हैं।
हमें तो लगता है जी। चंद्रमा दशम में बैठा है और गुरु जो है पंचम में बैठा है, तो पांचवें का गुरु तो बहुत अच्छा माना गया है ना। जी। तो वो वहां पे गुरु नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा, परंतु यहाँ पर उसने नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, वो संतान को डैमेज कर रहा है। तो वैसे हम नहीं जी। समझ, है ना। तो अगर जी। वैदिक में जाएंगे तो नवमांश कुंडली में फिर हमें गुरु को देखेंगे तो पाएंगे कि हाँ गुरु वहां पे पीड़ित है, जब ही ठीक संतान है। को दिक्कत है। जी। और अगर एक से ज्यादा ग्रह पे टक्कर कोई ग्रह मार देता है वर्षफल में, तो फिर उसमें जैसे आपने वो यानी मित्रता बताई थी उसके हिसाब। उस साल के लिए हमें उस ग्रह का, जो ग्रह टक्कर खा रहा है, जी। उसकी हमें रेमेडी करनी होगी। कहीं ऐसा ना ओके। हो कि हम मान ले यार ये ग्रह तो हमारा बहुत अच्छा है। जैसे सपोज करो आपने निकाला जी। कि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह बहुत अच्छा है, तो मान के जी। बैठ के गुरु अच्छा है, पर वर्ष फल नहीं देखा हम, और वर्ष फल जी। में वो गुरु किसी ग्रह की टक्कर में आ गया, ओके, तो वो बेकार हो जाएगा। उस साल वो जो है संतान के लिए चिंता का बना देगा विषय। संतान उसकी बेचारे जी। की बीमार चल रही होगी, संतान को पढ़ाई में दिक्कतें आ रही होंगी, संतान को करियर बना रही होगी तो उसकी नौकरी रोजगार नहीं लग रहा होगा। समझ रहे हो बात को। जी। तो वो बेचारा टेंशन में आ जाएगा यार, बरकत उसकी गायब हो जाएगी, बरकत नहीं हो पा रही होगी उसके लिए, उसका व्यापार नहीं जी। बढ़ रहा होगा, और उसका ध्यान नहीं जाएगा फिर गुरु की तरफ। वो कहेगा यार मेरा तो गुरु बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग एक चीज को मान जी। लेते हैं हमारा फलाना ग्रह तो बहुत अच्छा है, इसका मतलब वो खराब नहीं करेगा, जबकि ऐसा जी। नहीं है। और ये तो लाल किताब में अभी तो वर्षफल की कुंडली बनी है, महीने की भी कुंडली बनती है, दिन की कुंडली भी बनती है, घंटे की कुंडली भी बनती है ना जी। अच्छा। ठीक। ठीक है, तो इसमें डिटेलिंग रेमेडी पूरी मतलब। है, डिटेलिंग पूरी जी। है, पर लाल किताब को शुरू से ही ट्रीट ऐसे किया गया जैसे सीधा किताब उठाई और सीधे रेमेडी पे चढ़ जाओ आ बस, गए। है ना। जी। और वो रेमेडीज जो है उपाय फलित है। एक ने मुझे आजकल क्या है, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी बड़े अच्छे रेस्पॉन्स आ रहे हैं, और लाल किताब को लेके बहुत जबरदस्त रेस्पॉन्स है लोगों में। 3 से 4 हजार बंदा डेली देखता है हमारे लाल किताब के वीडियोस को, और सब लिख रहे हैं। तो उसने एक ने कल ही लिखा है कि लाल किताब आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, पर लाल किताब के उपायों को रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो वो उसमें मैंने जी। यही लिखा है कि बिना नियमों के जब आप उपाय करते हो तो आपको रिजल्ट कहाँ से मिलेगा। गुरु खराब हो रहा है, आप मंगल के उपाय करे चले जा रहे हैं, फिर कह रहे हैं जी हनुमान जी कृपा नहीं बरसा रहे, तो फिर वो कैसे काम होगा। समझ रहे बात को। जी। तो वो चीज है, अगर हम उसको नहीं देख रहे ढंग से तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जी। तो इसमें जैसे मान लीजिए 2 से 3 ग्रह एक साथ बैठे हो, दोनों तीनों पे टक्कर लग गई, तो हर ग्रह से रिलेटेड रेमेडी करना होगा हमें। हाँ करना होगा, परंतु उसको वर्ष फल में देखिए। अगर जो बाई बर्थ लग गई सो लग गई, अब वो तो आ गई सो, पर वर्ष फल में हमें नहीं देखना है। ठीक है। ठीक है, हाँ थैंक यू। मैं भी बताना चाहती हूँ। हाँ हाँ देखिए मेरी कुंडली में गुरु लगन में बैठे हैं ठीक है और बुध है हमारे अष्टम में, और ये मेरी कुंभ लगन की कुंडली है, तो बुध अष्टम में उच्च के हो जाते हैं। ठीक पर है। गुरु जी लाल किताब के हिसाब से गुरु टक्कर मार रहे हैं। और हाँ मेरे को वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है। हाँ मेरा कुछ मायके में भी कुछ ज्यादा नहीं है, एंड हाँ मैं पैसे के मामले में मैं बहुत स्मार्ट नहीं हूँ। ठीक बात। हाँ, तो नवमांश में गुरु नीच के सॉरी बुध मेरे नीच के हो जाते हैं गुरु जी, तो ये जी लाल के साथ कॉन्सेप्ट यहाँ भी सही आता है। बिल्कुल, और मैं रचना जी को पर्सनल भी जानता हूँ, और ये मन की बहुत सीधी हैं, इस बात में कोई शक नहीं। वैसे बहुत पढ़ी लिखी हैं, बहुत समझदार हैं, मैं ये भी मानता हूँ, पर वैसे मन की सीधी हैं, और पैसे के मामले में तो कुछ ज्यादा सीधी हैं। तो इस मामले में तो मैंने इतने सालों से मैं इनको जानता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ ये बात। पर और सर इनको बुध तो वेरिकोज इनका वेन उच्च की का है, प्रॉब्लम है जी। बुध तो उच्च का है, तो नहीं पैसे है, की कैसे। यही तो समझा रहे हैं आपको, कि यही तो समझा रहे हैं कि इनका अष्टम भाव में बुध जो बैठा हुआ है, जो कि कुंभ लगन में, तो देखने में तो लगता है उच्च का है, पर नवमांश में वो नीच का बैठा है। तो वैदिक से वैसे तो पता लग जाता है, पर हाँ लाल किताब ने यही फैसला कर दिया कि गुरु टक्कर मार रहा है बुध को। जी। तो उसने बुध से रिलेटेड चीजों, और इनके लड़की भी नहीं है इनके लड़की भी नहीं है, तो बुध तो इनका खराब हो गया इस मैटर में। तो खैर कहने का मतलब इनको वेन्स से रिलेटेड तकलीफें हैं, जो रचना जी ने मुझे पहले भी बताया हुआ है काफी लंबे समय से।
तो ये तो नियम तो रचना जी हमेशा देखिए कारगर हैं, ऐसी कोई बात नहीं है अभी जाए। सुषमा जी हाँ बताएं। सर हम पूछ रहे थे, जैसे आपने एक मंगल नेक और मंगल बद का कॉन्सेप्ट बताया था, तो सर अगर उसमें मंगल नेक भी हो और मंगल बद भी हो, दोनों चीजें मिल जाए तो फिर ऐसे कैसे हो जाएगा सुषमा जी? ऐसे कैसे? सूर्य बुध साथ में और चंद्रमा 12 मतलब ऐसे नहीं होगा। जब उसमें पहला नियम लिखवा दिया सूर्य बुध जब साथ हैं तो मंगल बद नहीं होगा। हाँ मंगल बद तो नहीं होगा, लेकिन जब सर नहीं होगा तो फिर नहीं है, फिर चंद्रमा बैठ जाओ बस 12वें में, आप नहीं चिंता सर, ना करो। राहु 5वें में बैठ गया या 9वें में बैठ नहीं, गया। बैठ जाओ, जब सूर्य बुध मिल गए तो वो नियम ही खत्म हो गए ना। अच्छा अच्छा, हाँ वही हम पूछ रहे थे सर, क्योंकि बाकी और भी नियम है मंगल बद के, तो हमने कहा कि कभी एक नहीं नियम मंगल को अच्छा बना वो रहा है और एक ये जब बुरा बना मंगल बद हो गया तो देखा कि मंगल बद कितना मंगल बद है। एक आदमी सिर्फ अपने घर में बहस करता है, पर एक आदमी झगड़ा करता है, एक आदमी डांट डपटता है और एक आदमी तोड़फोड़ ही मचा देता है। अब ये 4 आदमी चारों अलग अलग है ना, और चारों का मंगल बद है, ये भी बात है, पर तोड़फोड़ मचाने वाले का मंगल का क्या लेना देना। तो हमने देखना होगा कि उसकी इंटेंसिटी कितनी ज्यादा बढ़ रही है मंगल बद की। हाँ वही सर, हाँ वही पूछ रहे थे। मंगल बद क्या है कि मंगल बद वाले को क्या होता है कि गुस्सा आता है। दूसरा बात, उसको आप कोई बात कह दो, छोटी से छोटी बात, उसको जवाब देना जरूरी है, और वो जवाब नहीं दे पाया तो उसको रात को नींद नहीं आएगी, सीधी हाँ सी बात। मतलब मंगल उसको बद तो लगेगा कि हाँ मैंने जवाब देना, टिट फॉर टैट करना है उसका, तो वो चीज उसको खराब करती है। अब जैसे सपोज करो एक मंगल बद वाला आदमी शादी के अंदर गया है और वो खाना ले रहा है प्लेट में लेकर के, और किसी ने आकर के ये कह दिया देखो भाई दही बड़े हैं ना यहाँ नहीं यहाँ पर पड़े हुए हैं, वो जवाब दिए बगैर नहीं मानेगा। वो कहेगा अच्छा मुझे पागल समझता है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा दही बड़े कहाँ पर पड़े हुए हैं, तो मुझे मूर्ख समझता है, मतलब उसको 4 बात सुना देगा। अब देखा जाए बताने वाले ने कोई गलती नहीं करी, उसने उसकी हेल्प की है, पर उसने उनको उल्टा सुना दिया, या उसको कहते अरे तू खा ले मैंने नहीं खाने जा, पर उसको थैंक यू नहीं बोलेगा। उसमें इतना धैर्य ही नहीं है ये सोचने का कि ये बेचारा मेरी मदद कर रहा है, उसको हर बात लगता है कि मुझे सुना दिया। आप उसको सही सही बात भी सुन समझाओगे तो उसको लगेगा मुझे सुना दिया है। ये मंगल बद वाले की खासियत है। आप उसे कहो यार तू सुबह सुबह जो है ना थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया कर, बस वो आपको 2 बात सुनाए बगैर मानेगा नहीं। वो कहेगा देख तेरा पेट चेक कर कितना लंबा है कितना मोटा है, तू खुद देख, तेरे को फलानी बीमारी तेरे को ढिमकानी बीमारी है, मैं तो देख लूंगा मैं अपना कर लूंगा। मतलब आप उसको क्या कहोगे आप। यही कारण है कि मंगल बद वालों के जो है रिलेशनशिप गड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि फिर एक समय के बाद जो आदमी उनको जानता है वो कहता है यार इसको कुछ मत समझाओ, इससे फालतू बात ही मत करो, ये टू द पॉइंट बात करो नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, खाम खा क्यों झगड़ा हम करें, क्यों विवाद हम करें। तो जब आपका कोई सामने वाला मित्र दोस्त यार दोस्त या परिवार का सदस्य जब इस मोड़ पे चला जाए कि इसको कुछ मत समझाओ, तो आप बहुत बड़े फायदे से चूक जाते हो। ये ध्यान रखिएगा। राजनीति में भी जब बड़ा मंत्री बनाया जाता है तो कैरेक्टर एनालिसिस में यही चेक किया जाता है। कई बार आप देखते होंगे कुछ लोग बहुत अच्छे हैं राजनीति में, पर उनकी हर बात पे विवाद करने के कारण उनको बड़ी पोस्ट नहीं देते। उन्हें पता है ये तो पंगा कर देगा, ये तो बात बात में दंगा कर देगा, ये तो शांति नहीं रहने देगा स्टेट को या देश को, तो कल को ये कुछ विवाद ना खड़ा कर दे, इसलिए इसको बनाओ ही मत, इसको कहीं ऐसी जगह शिफ्ट कर दो जहां से विवाद ना उठे। इसको खुश करना है तो और तरह से खुश कर दो, परंतु विवाद वाली जगहों पे इसको मत, तो उसको बेस्ट अपॉर्चुनिटी छूट जाती है। इसलिए बाप भी जब अपनी बेस्ट प्रॉपर्टी देगा ना या अपना अच्छा वो देगा तो उसी बेटे को देने को ज्यादा लाइक करता है कि जो बेटा उसकी बात मानता हो, उससे विवाद ना करता हो, सोचता है यार ये बच्चा मेरा ठीक है, इसको थोड़ा ज्यादा दे दो। माँ बाप कितना दिखा दे कि हम न्याय कर रहे हैं, और फिर भी वो छुपा करके उसी को देंगे जो बच्चा लड़का या लड़की इसकी बात मानेगा, उसको 100% ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा, ये मान के चलो। औरों के कंपैरिजन लोग दिखावे से वो कुछ भी कह दे, भाई मेरी जेब में कुछ पैसे पड़े हुए हैं, अब मैं जिसकी मर्जी मैं वहां ज्यादा दूंगा। अब मान लो मेरी जेब में 500 रुपए पड़े हुए हैं और मैं एक बाप हूँ तो, और मेरे 3 बेटे हैं, तो मैं क्या कहूंगा भाई मेरी जेब में सिर्फ 100 रुपए पड़े हैं, बाकी जो 400 वो उसको दूंगा जो मेरा सबसे ज्यादा काम मानता हूँ, और वो उसको बता दूंगा किसी को, तो हो गया न्याय।
तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, विवाद से आदमी नुकसान उठाता है, प्रेम से आदमी को लाभ मिलता है पर लेट मिलता है। और जो विवाद करके आप ले लेते हो वो देखने में तो लगता है कि मिल गया और जल्दी मिल गया, पर उसका नुकसान ही होता है। रितु जी बताइए। सर अगर 10वें में मंगल और 5वें में कोई भी ग्रह ना हो तो फिर कोई बात नहीं, जरूरी थोड़ी है। चाहे ग्रह वहाँ होगा 10 तो ऊपर की टक्कर राशि। लगेगी, ग्रह होगा तो टक्कर लगेगी। अगर हम रेमेडी की बात करें तो एक तरीका ये भी है कि उस ग्रह को वहां से शिफ्ट कर दो। जैसे मैंने आप लोगों को पिछली बार बताया था, इस बार भी बताऊंगा, ग्रहों को मनचाहे भाव में ले जाना। इसका आप वीडियो भी देख सकते हैं यूट्यूब पर जाकर के, ग्रहों को मनचाहे भाव में ले जाना। जैसे पंचम भाव में गुरु बैठा हुआ है, अब इसको आप शिफ्ट करो, इसको पहले भाव में ले जाओ। पहले भाव में ले जाने का तरीका मैंने बताया था, भैया आप केसर का तिलक माथे पे लगाना शुरू कर दो। फर्स्ट हाउस आप माथे पे लगाना शुरू कर दो, केसर का सेवन करना शुरू कर दो, हल्दी वाला दूध पीना शुरू कर दो, हल्दी का तिलक लगाना शुरू कर दो। तो सर वो पहले भाव वास्तु में की शिफ्ट हो रेमेडीज, जाएगा। हैं जी, वास्तु की रेमेडीज से भी ग्रह को शिफ्ट कर सकते हैं ना? कम या चांस, नहीं? कम चांस, बहुत कम चांस है। इसलिए आप किसी भी ईमानदार वास्तु एक्सपर्ट से बात करेंगे तो अगर वो 10 केस देखने जाएगा, यानी 10 घरों की रेमेडी करेगा, तो उसको 6 से 7 घरों में बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिलता है। और वो 6-7 लोग वो यही कहते हैं जी कर तो सब कुछ लिया, हुआ कुछ नहीं, है ना। सिर्फ रिजल्ट बहुत कम होते हैं। एक तो उसमें मास्टरी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, दूसरा वो इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं कर पाते। हाँ मानवी जी जल्दी बताएं। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन था, अगर 10th हाउस में सन है और 5th हाउस में राहु है तो डैमेज हाँ, क्या होगा, सन या राहु राहु? राहु 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 ओके। मुझे भी राहु यही डैमेज पूछना होगा था। तो व्यक्ति की प्लानिंग फेल हो जाती है। राहु जब डैमेज होता है तो उसकी फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग जो होती है वो बहुत गड़बड़ बना बैठता है, लोगों पे भरोसा कर जाता है, गलत लोगों पे भरोसा करके बैठ जाता है, उसके साथ उसको डैमेज होने के चांसेस बहुत बन जाते हैं। उसका जो पब्लिक डीलिंग होती है वो कई बार गड़बड़ा जाती है, क्योंकि राहु जिसका जितना ज्यादा अच्छा होगा उतनी ही अच्छी उसकी पब्लिक डीलिंग होगी। तो मेरा वही क्वेश्चन था कि अगर सन राहु को टक्कर मारता है, सन राहु को कोई भी टक्कर मारता है जैसे मून या सन, तो राहु ज्यादा स्ट्रांग है तो टक्कर मून को ही लगती है? दशम में बैठे हुए का कोई नियम काम नहीं करेगा, सिर्फ ये नियम काम करेगा कि 5वें में जो ग्रह बैठा है वो डैमेज हो जाएगा। तो दसम का छोड़ दीजिए, अभी कोई जैसे हम लोग ये फर्स्ट हाउस से 8वें घर में फर्स्ट हाउस टक्कर लगी। में फर्स्ट हाउस में ताकत देखी जाएगी, बाकी और कहीं ताकत नहीं देखी। क्लियर हुआ कविता जी? नहीं सर, ताकत देखी जाएगी मतलब जैसे मून है, मून ने राहु को मारा, तो यहाँ पे रेमेडी किसकी होगी? मून वीक है, आपने कहा कि मून को ही लगेगी। मैम कविता जी, या तो आप बताओ कि कौन से भाव की बात कर रहे हो, मैं आप खुद कंफ्यूज हो रहे हो। मैं फर्स्ट हाउस में अगर मून है और 7th हाउस में राहु है, ठीक है, हाँ तो मैं बता 8th चुका हाउस हूँ में। इसका, मैं बता चुका हूँ, इसमें राहु नहीं पीड़ित होगा, इसमें चंद्रमा पीड़ित होगा। हाँ बस वही मुझे क्लैरिफाई करना था मैम, सर, सॉरी जी। अगर डिस्टर्ब हुआ है तो। हाँ हेलो, हाँ नमस्कार, हाँ नमस्कार नागेश जी, अब हम करवा। हेलो, हाँ और किसी का प्रश्न नहीं है? सर अगर चंद्रमा राहु को टक्कर मारे तो 8th हाउस का चंद्रमा और 3rd हाउस में राहु हो तो? 3rd हाउस में राहु हो तो फिर भी राहु को पीड़ा मिलेगी। सिर्फ मैंने 2 स्पेसिफिक केस बताए हैं, पहले भाव का केस बताया और 10th हाउस का केस बताया, बाकी नियम सबका सेम लगेगा। ठीक है, ठीक है, चलो धन्यवाद। प्रणाम गुरु। प्रणाम। धन्यवाद गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। आज का सेशन कैसा रहा जरूर लिखिए।